लखनऊ के बस स्टैंड पर एक पुलिस वाला खड़ा होता है, जहां पर एक 13-14 साल के लगभग बच्ची उसके पास जाती है। उससे पहले कि वो बच्ची उससे कुछ बोल पाती, उसके साथ जो एक 58 साल का बुज़ुर्ग आदमी खड़ा था, वो उस सिपाही के पास जाता है और कहता है कि साहब, ये बच्ची मेरी बच्ची है, मानसिक रूप से पागल है और इसका इलाज कराने के लिए हम यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। अगर इसने कुछ बोला हो तो इसकी बातों को गलत मत समझना। अब वो पुलिसकर्मी उस बुज़ुर्ग से पूछता है कि आप कहाँ के रहने वाले हो, काम क्या करते हो। वो बताता है कि हम बाराबंकी के रहने वाले हैं और पेशे से एक मास्टर हैं, और उम्र भी उसकी काफ़ी बुज़ुर्ग थी। तो मास्टर की बातों में पुलिसकर्मी यकीन कर लेता है, लेकिन उसमें सच तो ये था, न ही वो लड़की कोई इलाज कराने आई थी और न ही वो बुज़ुर्ग उसका बाप था। वो लड़की इतनी बड़ी मुसीबत से गुज़र रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, और एक मौका उस लड़की को मिला भी था और वो भी उसके हाथ से निकल गया। जब इस कहानी का खुलासा हुआ, जब वो लड़की पकड़ी गई, तो लोगों को आश्चर्य हो रहा था। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि हमारे इस धरती पर कैसे कैसे दरिंदे टीचर अभी भी उपलब्ध हैं, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या है पूरी कहानी, शुरू से आखिर तक समझते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के अंदर एक थाना क्षेत्र पड़ता है हैदरगंज, और हैदरगंज थाना क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है दयालगंज। दरअसल हैदरगंज थाने के जो एसएचओ होते हैं तेज प्रताप सिंह, वो एक व्यक्ति को पकड़कर अपनी जो गाड़ी में डालकर ले जा रहे थे, तभी अचानक 15 से 20 महिलाएं उन पर टूट पड़ती हैं और जो गाड़ी में व्यक्ति था उसको मारने पीटने लगती हैं, बहुत बुरी तरह मारती हैं। एसएचओ उनको बचा पाते, अगर एक महिला होती तो ज़रूर वो बचा पाते, क्योंकि वो 15 से 20 महिलाएं थीं। वो थानेदार बहुत ज़्यादा महिलाओं से रिक्वेस्ट करते हैं, कई और लोगों से हेल्प मांगते हैं, जैसे तैसे उस व्यक्ति की जान बचाते हैं। जैसे ही महिलाओं का वहाँ से हटना होता है, तो हैदरगंज थाने के एसएचओ तेज प्रताप सिंह उस व्यक्ति को देखते हैं, और देखने के बाद उन्हें अचानक एक वाक़या ध्यान आ जाता है, जो कि दिन होता है 3 फरवरी 2025 का, जिस दिन वो अपने हैदरगंज थाने के अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। उस दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसकी एज लगभग 50 वर्ष की होती है, लाइन के साइड से हट के खड़ा हुआ था, और एसएचओ के सामने बहुत सी लंबी लाइन लगी हुई थी। अभी उनकी नज़र पड़ती उस व्यक्ति पर, और वो उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछते हैं कि यहाँ क्यों खड़े हो, क्या बात है भाई, कैसे आए हो। तो वो कुछ ठिठकता है, उसके बाद कहता है कि साहब, मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। एसएचओ तड़बड़ा के कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अकेले में टाइम कहाँ से लाऊं, जो भी कहना है 2 मिनट में यहाँ पर बात कहिए और अपना काम करिए जा कर के। लेकिन वो बुज़ुर्ग व्यक्ति रोने लगता है और कहता है कि साहब, 1 मिनट के लिए समय निकाल कर प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए। तब ये एसएचओ जो होते हैं उस पर काफ़ी तेज़ी से झल्लाते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर तुम्हें अकेले में बात करनी है तो वहाँ सामने जो चबूतरा है उस चबूतरे पर बैठ जाओ, और जब हमें समय मिलेगा तो हम तुमको यहाँ पर बुलाएंगे। 2 से 3 घंटे तक वो बुज़ुर्ग उस चबूतरे पर बैठा रहता है। तब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि क्या बात है, बताइए, क्या बात बताना चाहते थे, बताइए। वो फिर कहता है कि साहब, हमें अकेले में बात करनी है। तो आसपास के जो सिपाही और लेडीज़ महिला कांस्टेबल वगैरह एसएचओ के पास खड़े होते थे, उन सबको कहा जाता है कि अलग जाइए, और फिर उस बुज़ुर्ग से कहते हैं कि बताइए क्या बात है, क्या बताना चाहते हो। वो बुज़ुर्ग एक फ़ोटो देता है और कहता है कि साहब, ये हमारी बच्ची है, ये गांव के ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ती है, महज इसकी उम्र भी लगभग 14 साल की है, और पिछले 15 दिन से ये बच्ची लापता है। और बच्ची के साथ इसके पढ़ाने वाले जो टीचर जो हैं उनकी भी तस्वीर देता है। कहता है ये भी लापता है, मुझे लगता है कि यही बहला फुसला करके हमारी बच्ची को ले गए हैं, लेकिन इस बात को आप गोपनीय रखिएगा, ताकि अखबार और न्यूज़पेपर में न दीजिएगा, ताकि हमारी बदनामी से बचा जा सके। वो एसएचओ तेज प्रताप सिंह पहले तो उससे कहते हैं कि वो किसी के साथ भाग गई होगी, तुम किसी के ऊपर गलत आरोप लगा रहे हो, ये दरअसल उस स्कूल के मास्टर हैं, ये ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बुजुर्ग बार बार उनसे विनती करता है, हाथ जोड़ता है, तब उसकी बात मान लेते हैं, और वो जो एप्लीकेशन देता है उसको अपने पास रख लेते हैं। उस काम को सौंपते हैं, एक इंस्पेक्टर होता है एसआई शिवशंकर यादव, उसको ये काम देते हैं और कहते हैं बड़ी ही आराम से ये काम करना है, इस चीज़ का तुम्हें पता लगाना है। अब वो एसआई इस काम पर लग जाते हैं, दयालगंज गांव में जाते हैं जहां पर वो बच्ची पढ़ती थी,
उस स्कूल में जाते हैं। उस स्कूल में जाने के बाद इधर उधर पता करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये मास्टर जो थे, जिनका नाम राम गुलाम होता है, उनका स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि काफ़ी बच्चे लोगों से जब ये एसआई शिवशंकर सिंह जब बातचीत करते हैं तो उनको पता चलता है कि ये इनका स्वभाव कुछ ऐसा था कि ये बच्चों को अक्सर कर जो बच्चियां होती हैं उनको किसी न किसी बहाने से टच करते थे, छूते थे, गोद में बैठाल करके उनको लाड़ प्यार करते थे और उनकी कुछ करतूतें जो कि बच्चों को और वहाँ के टीचरों को पसंद नहीं आती थीं। कुछ इस तरीके की रिपोर्ट उनको स्कूल से मिलती है और स्कूल से मिलने के बाद जैसे ही वो एसएचओ तेज प्रताप सिंह को जाकर के बताते हैं कि मामला ये है। जब उनके बारे में डिटेल में पता किया जाता है कि वो फ़िलहाल अभी हैं कहाँ के रहने वाले हैं, जब वो फिर एसएचओ तेज प्रताप सिंह एक और नई प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं, जिसमें एक दूसरे एसआई जो होते हैं जिनका नाम आरएन सिंह होता है, उनको ये काम सौंपते हैं और उनसे कहते हैं कि आप जाइएगा और जाने के बाद इस मास्टर के जो है घर का पता लेकर के आना है। अब एसआई आरएन सिंह मास्टर बड़ा बखूबी से अपना काम करते हैं और स्कूल में जाते हैं। जाने के बाद बातचीत करते हैं, उन मास्टर के बारे में पता करते हैं तो महज जिस टाइम से इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, ठीक उसी टाइम से वो टीचर वहाँ से लापता होते हैं। अब वो कहते हैं कि अगर वो बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं स्कूल में जाने के बाद तो वहाँ से उनको पता चलता है कि अगर उनके बारे में कोई भी अगर कुछ बता सकता है तो उनके एक ख़ास दोस्त होते हैं दयानंद सिंह। अगर आप उनसे मिलिए तो उनसे इनकी कुछ जानकारी मिल सकती है। ये एसआई आरएन सिंह जो होते हैं, मास्टर के ख़ास दोस्त जो दयानंद सिंह होते हैं, उनका पता किया जाता है, इंतज़ार किया जाता है। उनको महज स्कूल के अंदर बुलाया जाता है। तब उनको ये अपने सादा कपड़ों में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये मास्टर राम गुलाम सिंह कितने दिनों से स्कूल नहीं आ रहे हैं और हम दरअसल शिक्षा विभाग की टीम की तरफ से आए हुए हैं और इनको कुछ काम दिया गया था, जिस काम के पैसे भी इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए थे, लेकिन अभी तक वो काम ठिकाने नहीं लगाया गया है। तब वो दयानंद बताते हैं कि वो पास ही के गाँव में 5 किलोमीटर दूर हैदरगंज पड़ता है, वहीं के रहने वाले हैं। उनका पूरा पता देते हैं, कहते हैं वहाँ पर चले जाइए। इसी जानकारी इन एसआई आरएन सिंह को मिलती है। अब ये जानकारी को लेकर के उनके गांव जाते हैं, यहाँ पर ये रहते थे। गांव जाने के बाद जब उनके बारे में पता किया जाता है तो गांव में पता चलता है कि कई महीने हो चुके हैं, लगभग 3 महीने के आसपास हो चुके हैं, वो अभी तक घर पर नहीं आए हुए हैं। का फ़ोन नंबर लेते हैं, कॉल की लोकेशन जो है ट्रेस की जाती है। लोकेशन को ट्रेस होती है, जो लखनऊ के बस स्टैंड के पास की वो लोकेशन निकलती है, जहां पर वो पूरी टीम के साथ जैसे ही पहुंचते हैं पता चलता है कि यहीं आसपास में ये टीचर खड़े हुए। उनको पता चलता है जैसे ही पुलिस की पूरी फोर्स टीम वहाँ पर पहुँचती है। पहुँचते ही बच्ची तो हालांकि नहीं देख पाती है, पुलिस को नहीं पहचान पाती है, लेकिन ये जो मास्टर जो होते हैं राम गुलाम, इनकी जैसे ही नज़र पड़ती है, देखते हैं, कहते हैं ये तो हमारे थाने के इंस्पेक्टर तेज प्रताप सिंह आ गए। उनको छोड़ करके यूँ ही बच्ची उस पर बैठी रहती है तो उसको छोड़ करके भाग जाते हैं। बच्ची वहीं पर खड़ी रह जाती है। बच्ची तो पहले ही पुलिस से मिलना चाहती थी, एक इंस्पेक्टर तेज प्रताप सिंह से मिलती है और उनको अपनी कहानी बताती है। वो पूछते हैं कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो? वो बताती है कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के हैदरगंज थाना क्षेत्र में मेरा गांव पड़ता है, दयालगंज, वहाँ की मैं रहने वाली हूँ। और उसके पिता का नाम पूछा जाता है। जब वो अपना नाम बताती है कि ये है आपके पिता का नाम, वो कहती है हाँ यही है। हालांकि इस केस की जांच इतनी गुप्त से हुई जो कि हम आपको उसका पूरा नाम और एड्रेस नहीं बता सकते। उसके बाद उससे पूछा जाता है कि अच्छा बच्ची एक बात बताओ, तुम यहाँ पर कैसे आई हो? वो कहती है, तब वो बच्ची अपना आप बीती बताना शुरू करती है। वो बताती है कि ये मास्टर राम गुलाम सिंह ये हमारे साथ लगातार लगभग 2.5 महीनों से कई तरह की दरिंदगी कर रहे हैं, हमारे साथ दुष्कर्म कर रहे हैं। और हम जब कक्षा 4 की क्लास में अपने ही गांव के प्राइवेट स्कूल में जब पढ़ते थे, उस समय से ही ये कई हम पर ही नहीं सिर्फ कई एक लड़कियों को गंदी नज़र रखते हैं, कई एक को बार बार छूते हैं। और इनका एक ट्रेलर है जो कि पहले ये लड़कियों को किसी न किसी बहाने से मारते हैं, पीटते हैं, ताकि बच्चे इनसे डरने लग जाएं और इनके सामने खड़े ना हो पाएँ। उसके बाद ये कुछ बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं और उनको अपने पास बैठा करके गोदी में बिठाल करके उनको समझाते हैं, बुझाते हैं। ऐसा ही ठीक इस 14 साल की लड़की के साथ हुआ था पहले, क्योंकि जब ये कक्षा 4 की क्लास में पढ़ती थी तो इसको पहले कई बार डांटा था, फटकारा था, जिसके बाद ये पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ और होशियार होती है। जिसके बाद ये कक्षा 4 की क्लास का जब परीक्षा दे करके आती है, इसको वो मास्टर अपने रिजल्ट में पास नहीं करते हैं, फेल कर देते हैं। और फेल करने के बाद घर पे माँ बाप सोचते हैं कि हमारी बच्ची तो इतनी होनहार है, इतनी पढ़ी लिखी बच्ची है, हमेशा से
2-3 क्लास पिछले फर्स्ट होती चली आई और इसमें नंबर इतने कम कैसे हो गए। इस चीज़ की वो कंप्लेंट करने के लिए मास्टर के पास जाते हैं। उस राम गुलाम मास्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमारी बच्ची के मार्क इतने कम कैसे आए। वो कहते हैं कि आपकी बच्ची हमारी बातों का ध्यान नहीं देती है, जो भी हम कहते हैं हमारा कहा नहीं मानती है और मन से पढ़ती नहीं है, इसीलिए इसके मार्क कम आए हैं। तभी माँ बाप भी उसको समझाते हैं, कहते हैं बेटा ये तुम्हारे गुरु हैं, ये अगर कोई भी बात तुम्हें बता रहे हैं तुम्हारी अच्छाई के लिए बता रहे हैं, बल्कि तुम्हें इनकी बात बड़ी गौर से सुननी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए। माता पिता का समझाने का मतलब कुछ और था पढ़ाई के लिए, लेकिन उस चीज़ को वो बच्ची अपने दिमाग पे ले जाती है, कहती है कि गुरुजी हमारे टीचर यानी जो भी चीज़ बताएंगे वो सभी कार्यों को मुझे करना चाहिए। तभी ये एक दिन उस लड़की को स्कूल की छुट्टी हो जाती है और तभी उससे कहते हैं कि आप यहाँ पर रुक जाइए 1-2 घंटे, और जिससे आपको अच्छी सी कोचिंग पढ़ा देंगे, मैथ की कोचिंग पढ़ाएंगे, जिससे आपके मार्क और भी ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। अब वो लड़की नहीं समझ पाती है, वहाँ पर रुक जाती है। जैसे ही वो रुकती है फिर उसको पास में बिठालते हैं, उसको टॉफ़ी और चॉकलेट वगैरह उसको खिलाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं, फिर उसको छूना शुरू कर देते हैं। अब वो नहीं समझ पाती है कि आखिरकार ये करने क्या जाते हैं। अब इनकी मास्टर साहब की उत्तेजना शुरू हो जाती, उसके साथ दरिंदगी और बदसलूकी का गंदा और घिनौना कृत्य करते हैं, जिससे दर्द की वजह से काफ़ी ज़्यादा वो लड़की चीखती है, परेशान होती है। और ये मास्टर साहब उसके साथ दरिंदगी करने के बाद उस लड़की से कहते हैं कि अगर तुमने ये बात अपने घर पे अपने माता पिता को किसी भी व्यक्ति को अगर ये बात बताई, ये उस बच्ची को चाकू दिखाते हैं और कुछ गन्स दिखाते हैं, कहते हैं हम उन दोनों को ख़त्म कर देंगे अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए स्कूल में फ़ेल कर देंगे, तुम कभी दूसरी क्लास में नहीं पहुंच पाओगी। कुछ इस तरीके से बच्ची को बहला करके, फुसला करके, धमका करके वो समझा करके रखते हैं। लेकिन एक दिन एक्चुअली होता क्या है, 3 बजे के लगभग स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, सभी बच्चे अपने अपने घर पर आ चुके थे और इस बच्ची के भी माता पिता इसका इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन करीब 1 से 1.5 घंटा कट जाता है और वो घर पर नहीं आती है। तभी इस बच्ची के पिता जाते हैं स्कूल में, जाकर के देखते हैं तो मास्टर साहब अंदर से गेट बंद कर रखे हैं और बच्ची के साथ कुछ ऐसा घिनौना कृत्य कर रहे हैं, जिसे देखने के बाद उनकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। जिसके बाद वो मास्टर से कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मास्टर क्या करते हैं, उस बच्ची के माता पिता को जो पुरानी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ जो होती हैं वो बच्ची के माता पिता को दिखाते हैं। कहते हैं कि अगर तुमने किसी भी व्यक्ति से या कहीं भी पुलिस थाने में अपना मुंह खोलने की कोशिश की या किसी को कुछ बताने की कोशिश की, तो ये फ़ोटोज़ और वीडियो हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिससे तुम और तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पूरा फैमिली किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। तभी वो कहते हैं कि ठीक है, आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम ये बात किसी से मुंह नहीं खोलेंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे। लेकिन उस दिन से होता कुछ ऐसा है, बच्ची के माता पिता बच्ची को घर लाने के बाद उस दिन से स्कूल आना जाना बंद कर देते हैं। कहते हैं आज से हमारी बच्ची स्कूल नहीं जाएगी और हम नाम भी दूसरे स्कूल में इसको एडमिशन कराएंगे, अच्छे से इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे। लेकिन जैसे ही 2 या 3 दिन गुजरते हैं, मास्टर इस बच्ची के घर के आसपास जाता है जहां पर बच्ची घूम रही थी और फिर से इसको बहलाता है, फुसलाता है, कहता है कि आप चिंता मत कीजिएगा, हम आपके माता पिता को समझाएंगे, आपको आगे पढ़ाएंगे, बहुत बड़ा अफसर बनाएंगे, आप हमारे साथ चलिएगा। और ये बहला फुसला करके अपनी बाइक पर इनको बिठाल के ले आता है। वाले तो बहुत परेशान थे ही, लेकिन किसी को ये बात कह नहीं सकते थे। जैसे ही ये जानकारी पुलिस ने पूरी तरीके से इसकी इन्वेस्टिगेशन की, जब पुलिस को पूर्ण रूप से ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति उस लखनऊ के बस स्टैंड पर खड़ा हुआ है, तभी पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और पहुँचते ही देखते ही एक बार तो ये व्यक्ति पुलिस की नज़रों से भाग जाता है, लेकिन बच्ची पुलिस के हाथों में आ जाती है। जब बच्ची का ये पूरा बयान नोट करने के बाद फिर इस मास्टर साहब की तलाश की जाती है। ये दरअसल पकड़े जाते हैं अपने रिश्तेदार के घर पे, ये पकड़े जाते हैं। पुलिस वहाँ पर दबिश मारती है। दबिश मारने के बाद इनको गाड़ी में डाल करके अब थाने लेके जा रही थी, तभी उस गाँव की लगभग 20 से 25 महिलाएँ पुलिस की गाड़ी को घेर लेती हैं और घेरने के बाद इस मास्टर को इतना मारती हैं, पीटती हैं कि इनके मुँह से खून आ जाता है, कहीं कान बहने लगता है। तभी ये इंस्पेक्टर तेज प्रताप सिंह कहते हैं कि प्लीज़ आप इनको छोड़ दीजिएगा, हमारी इसमें ड्यूटी है, हमारा काम है इनको कोर्ट पहुंचाना, इनको इनके कर्मों की सज़ा कोर्ट तो अवश्य देगी। बुजुर्ग व्यक्ति को इंस्पेक्टर के साथ छोड़ दिया जाता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट लगा करके इनको जेल भेज दिया गया है, कम से कम इनको उम्र कैद की सज़ा तो मिलेगी ही मिलेगी ऐसे दरिंदों को। तब ये तो रही इंस्पेक्टर की बात और उन गाँव वालों की दी हुई सज़ा, लेकिन ऐसा मुजरिम अगर आपके सामने अगर दिया जाए इस तरीके का दरिंदगी करने वाला, तो आप उसको किस तरीके की सज़ा देंगे, ये हमें
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप लोग सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।